वर्कशॉप में औरंगाबाद जिला के कृषि पदाधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान एवं कृषि विज्ञान केंद्र के अन्य वैज्ञानिकगण, सभी सहायक निदेशक, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, किसान भाइयों एवं प्रिंट एवं मीडिया के साथ ये वर्कशॉप रबी वर्कशॉप है। हर एक सीजन से पहले, खरीफ से पहले, रबी से पहले हम लोग इसी तरह जमा होते हैं। अगले सीजन के लिए तैयारी, क्या सरकार का क्या निर्देश है, क्या हमको करना है, तैयारी संबंध में चर्चा करते हैं और फिर सरकार के निर्देश के अनुसार जो आवंटित कार्य होता है उसका संपादन करते हैं। ये पिछले 2008-9 से ये महोत्सव और ये प्रशिक्षण, ये वर्कशॉप हो रहा है। कुछ कोऑर्डिनेटर उस समय भी 8-9 में भी होंगे, कुछ SMS के उस समय SMS के रूप में जाना जाता था, कुछ लोग होंगे उस समय से ही, कुछ बाद में जुड़े हैं। तो इतने दिनों से ये कार्यक्रम हो रहा है, हर एक बार हो रहा है और हर एक बार कुछ न कुछ नया होता है और हर एक बार जो सरकार का निर्देश है उसके अनुसार जो कार्य आवंटित होता है उसको हम लोग संपादित करते हैं। कुछ काम अच्छी तरह से हो जाता है और कुछ में खामी रह जाती है। किसी बार थोड़ी बहुत खामी रहती है और किसी बार बहुत ज़्यादा खामी रह जाती है। अभी रबी वर्कशॉप हो रहा है। रबी में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो या सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें बांटने में परेशानी नहीं होती है। मतलब बांटने में परेशानी नहीं होती है कि मतलब आदमी ज़्यादा होता है और सामान हमारे पास कम रहता है। हर एक बार रबी में किसी एकाध फसल, कभी किसी में सब्सिडी थोड़ा किसी में कम रहा, मार्केट में उसका दाम कम है, तो उस समय थोड़ी बहुत दिक्कत होती है एक आध आइटम में, जैसे सरसों में कभी कभी होती है। लेकिन प्रायः रबी में कभी कोई परेशानी बांटने में नहीं होती है। हाँ, किसको दें, मांग ज़्यादा है, आपूर्ति नहीं कर पाते हैं, इस संबंध में परेशानी होती है। इस बार भी है। तो हमको यही ध्यान रखना है सभी लोगों को कि रबी और खरीफ दोनों में बीज वितरण एक जैसा नहीं होता है, दोनों में अंतर है। आप लोग जानते ही हैं, अनुभवी हैं। तो उसी के अनुसार हमको काम करना है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो यही इंटेलिजेंट होना चाहिए सब में, जो परिस्थिति के अनुसार किस तरह से हम लोग काम करें। जैसे खरीफ में कोई किसान आया, वो मांग रहा है कि हमको 40 किलो धान का बीज चाहिए, तो आपका ये रहता है कि 40 किलो मांग रहा है, 40 किलो नहीं 80 किलो ले लो भाई और ले लो। लेकिन वही फार्मूला इसमें अपनाइएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। इसमें तो 40 किलो मांग रहा है तो आप कोशिश कीजिए जो 10 किलो में मान जाए, क्योंकि पीछे ज़्यादा आदमी लाइन लगाए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना। फिर दूसरी बात, जैसे अभी हम चर्चा किए, कुछ खामी रह जाती है, तो उस खामी से पिछले सीजन में जो गलती हुई उससे सीख लेना चाहिए कि आगे ऐसी गलती नहीं। सीजन प्रारंभ है, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए कि जिले में अभी खरीफ सीजन का अंत ही नहीं हुआ है और जब तक एक सीजन का अंत नहीं करेंगे तो दूसरे का हम शुरुआत कैसे करेंगे। आप लोग पहले से भी खेती देखते थे। खेती आज हमारे यहाँ कोई नई पद्धति नहीं शुरू हुई है, बल्कि आने वाले समय में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के तरफ हम लोग बढ़ते हुए नए चीज़ों को आगे आने वाले समय में हम लोग को थोड़ा बढ़ावा देने की जरूरत है।
अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले का कुछ और मौसम का मिजाज हुआ करता था, अभी का कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव होते जा रहा है। आज हम लोग 25 नवंबर को बैठे हैं, शायद ही कोई एक दुख आदमी कोई अंदर अपने शर्ट के अंदर इनर पहने हुए होंगे, नहीं तो बाकी लोग अभी शर्ट पहनने के बाद थोड़ा देर धूप में हम लोग जाते हैं तो लगता है कि अभी भी पसीना हम लोग के शरीर से निकलने लगा है। जबकि पहले हथिया नक्षत्र के बारिश होने के साथ ही हम लोग ये ठंडा का प्रारंभ हो जाता है। अगर किसी वैज्ञानिक के कोई पद्धति की बात करें कि रबी सीजन की बुआई कब होनी चाहिए, तो पहला उसमें आता है कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चना मसूर गेहूं की बुआई हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ देखें तो 15 दिसंबर तक धान की कटनी ही नहीं हो पा रहा। तो एक तरफ हम बहुत ज़्यादा खेती में जो बदलाव की जो संभावनाएं हम आंक रहे हैं कि हम नए नए चीज़ को करें, लेकिन एक चीज़ का जब तक हम कम नहीं करेंगे अवधि का, तब तक कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं दे सकता। जैसे कि कोई भी अच्छा बीज लेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो चना वो जो भी हो, तो उस बीज अगर अच्छा लेंगे तो आपको उस बीज की गुणवत्ता से 20% तक आपका उत्पादन में वृद्धि हो सकता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बीज कोई लगाए और यूरिया डीएपी भरपूर मात्रा में हम दे दें। अगर मान लीजिए कोई आप देखते हैं कोई एक स्कूल में कोई एक ही बच्चा उसमें टॉप करता है, बल्कि सभी घर के भोजन उसके रूप में दिया जाता है। जैसे कि आप अपने धान में गेहूं में यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, वो उस फसल के लिए हम लोग बहुत सुरक्षा देते हैं, उसके आहार है, न कि उसके बीज का सारा गुण हमको यूरिया डीएपी देने से ही बढ़ जाएगा। अब जैसे एक चीज आप देख लें कि आप लोग लगा सुबह हम लोग जगे और मुंह से भाप आने लगे तो हम लोग गेहूं की बुआई करने का मौसम जानते थे, क्योंकि इतना डिजिटल इंडिया या अखबार में कभी नहीं आता था या मोबाइल नहीं था कि आज का गर्मी कितना है, कल का कैसा रहेगा। तो आने वाले दिन में हम लोग ये चीज़ सारा, अब तो मौसम अखबारों में भी आ जाता है कि एक सप्ताह बारिश होगा कि नहीं होगा, कैसा मौसम रहेगा। लेकिन आज से 10 साल पहले क्या था, कोई ऐसा हमारे पास नहीं सूचना मिलती थी। और उस समय कभी अखबार या टीवी में आता था कि किसी बिहार के दक्षिणी बिहार में अगर 5 जिला है तो 5 जिला में बारिश होने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं आता था किसी एक जिला या एक प्रखंड का कोई अनुमान आए। लेकिन आज तक हम लोगों ने तकनीकी के आधार पे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मौसम की भविष्यवाणी हम लोग कर रहे हैं, चाहे हम लोग मोबाइल में भी देख लेते हैं। लेकिन अगर आप बीज के अंकुरण की बात करें और उसके दाना जब बनता है तब तक कई प्रकार के मौसम को बदलाव होता है। अभी आप गेहूं की बुआई करें तो देखेंगे कि अभी ठंडी प्रारंभ होती है, और जब उसकी पटवन देते हैं, खाद देते हैं, तब 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा शीतकालीन ठंडी होती है। और जैसे ही बसंत ऋतु आता है हमारी बसंत पंचमी के बाद, तब जो भी आपके रबी फसल है, चना मसूर की बात किया जाए या सरसों की बात किया जाए, उसमें फल फूल लगने की अवधि आने लगता है। तो एक ही फसल के लिए बुआई के समय में अलग उसको मौसम चाहिए, जब उसका ग्रोथ होता है तो देखते हैं अलग, और फिर जब उसमें फल फूल लगेगा तब अलग उसकी मौसम की आवश्यकता होती है। आप एक चीज देखते होंगे जो हमारे अनुसंधान में पाया जाता है कि अगर 1 दिसंबर से आप जितना ही गेहूं की बुआई विलंब से करेंगे, प्रतिदिन 10 किलो प्रति बीघा आपका उत्पादन कम होता है। अब जैसे आप मान लें कि कोई एक किसान भाई कोई भी धान की प्रजाति अगर 30 नवंबर को लगाते हैं और दूसरा किसान उसको 30 दिसंबर को लगाते हैं, तो 1 महीने का अंतराल हो जाता है। तो ये हमारा आंकड़ा आप देखे भी होंगे कि कोई जो नवंबर लाल अंतिम तक भी लगा देते हैं गेहूं का फसल, तो उनका 8 कुंटल 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन प्रति बीघा चला जाता है। लेकिन वही जब दिसंबर के अंत में लगाते हैं तो 6-7 क्विंटल जाते जाते हमारे उत्पादन डूब जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक निश्चित अवधि काल आते आते, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मार्च के महीने का जैसे जैसे अंत होने लगता है, हमारे यहाँ खास करके पछुआ हवा बहने लगती है, जिसको हम लोग लूह भी कहने लगते हैं कि लगता है कि लूह चलने लगे। और जैसे ही ये मौसम आता है, हमारी गेहूं की फसल हो या चना मसूर जो भी रहता है, उसको दाने को विकास करने का समय नहीं मिल पाता है, वो पहले ही सूखने लगता है हमारी फसल। तो इसलिए हमको पहला कि समय को अनुपालन करना चाहिए। आप दूसरा चीज देखते होंगे कि पिछली साल अगर आप अपने खेतों में चना मसूर की फसल की कटाई किए होंगे, कटाई के बाद जो भी हमारे यहाँ चना मसूर था हम काट करके अपने घर लेके आ गए। फिर उसके बाद हम उसमें जुताई करके 1 महीना 2 महीना खेत हमारा खाली रहा। फिर आप लोग धान की खेती किए होंगे,
और धान की खेती इतना, खेत की जुताई कोड़ाई खाद पानी किसी अन्य फसल में हम लोग नहीं देते हैं। या जितना धान में कादो करते हैं, जुताई कोड़ाई करते हैं, या जितना दिन पानी हम लोग लगा के रखते हैं उतना किसी फसल में हम लोग पानी नहीं लगाते। लेकिन अभी के समय में जब आप चना मसूर या गेहूं की बुआई करने जाते हैं तो आप लोग अपने खेतों में बिया लेके बोते हैं, लेकिन क्या वनपालक बथुआ कोई खेत में बोता है? किसान नहीं बोते हैं। आपके खेत में मार्च अप्रैल में जब आपने खेत की कटाई किया था उसी समय उस खरपतवार का जो बीज था उस खेते में गिर गया, और आपने धान की खेती किए, कई बार खेत को जोते, पानी लगाए, पानी लगाने के बाद खाद पानी दिए, लेकिन अभी नवंबर महीना चल रहा है, अभी तक आपके खेत में वो घास का बीज नहीं जमा हुआ। क्यों नहीं जमा? जबकि खाद पानी के बाद तो सभी खरपतवार जम जाना चाहिए। क्योंकि जो भी वनपालक बथुआ वो लगा तो देखते हैं कि घास हो गया, आकरी हो गया, मरलत्ता हो गया, उस बीज की क्षमता, उस बीज की क्षमता ही नहीं है कि वह 30 डिग्री के ऊपर जब गर्मी आए तो अंकुरित हो पाए। आप एक चीज देख लीजिए, जो हमारा घास का बीज है जो कि हमारे खेत में ही गिर गया अप्रैल के महीने में, उस बीज को क्षमता ही नहीं को नवंबर तक जमे। तो बाकी अन्य फसल के लिए सोचिए कितना उसके फसल उत्पादन के लिए मौसम का जरूरत है। आप लोग देखते होंगे कि आप भी हम लोग के यहाँ राशन पे जो ज्यादातर देखें तो पंजाब और हरियाणा का गेहूं आता है। आप उस गेहूं का दाना देखिए और जो हम लोग के गेहूं का उत्पादन होता है उसका दाना देखेंगे तो पता चलेगा हम लोग दाने से 1.5 गुना दाना का वजन वहां के गेहूं का होगा। तो इसलिए मौसम की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर मौसम आपको जब वो साथ देता है, आप लोग देखे होंगे 2 साल पहले पूरे हमारे औरंगाबाद में बल्कि पूरे शाहबाद में मधुआ कीट का इतना प्रकोप था कि पूरा धान की खेत सूख गया था किसान। अभी 2 सालों से आप लोग देखे होंगे मधुआ कीड़ा का उतना प्रकोप अभी नहीं आ रहा, क्योंकि सितंबर महीने में बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा मौसम में बदलाव नहीं होता है, तो उस समय कीड़ा ओड़ा का जो भी समस्याएं आती है वो बहुत हद तक हमको सुरक्षित देता है। अभी इस साल आप लोग देखे होंगे 2-3 चीज बताएंगे कि अभी आपके प्रखंड में अगस्त महीने में जो बारिश हुई, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बारिश हुआ है आपके प्रखंड, सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं। और आपके जो बगल के प्रखंड जो गोह या मदनपुर में हुआ वहां सबसे कम हुआ। अब तो ये औरंगाबाद में 11 जिला है, अगर खेती में देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये आप जो धान लगाते हैं मदनपुर गोह में भी लोग वही धान लगाते हैं। तो लेकिन मौसम में बहुत ज्यादा भी जो बदलाव आ रहा है, इसके प्रति हम लोग को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि जहाँ पानी की उपलब्धता हो, जैसे आपका नहरी क्षेत्र है तो आप देखते हैं कि जो नहर के उत्तर भाग का भाग है वही नहर आता है, बल्कि नहर के दक्षिण साइड में नहर का पानी नहीं जाता है। लेकिन वहां भी किसान कहते हैं नहीं हम लगाएंगे तो धान ही लगाएंगे। ऐसे में कुछ हमको फसल बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसे में हमारे किसान भाई का बिचड़ा तक अपने खेत में सूख जाता है। वो भी मिट्टी ले लिए लेकिन लैब में आना बाकी है। और कुछ था कि जो विद्यालयों का सैंपल लेना था, जैसे आप लोग को अंकुरन योजना के अंदर बताया गया था कि टारगेट के अंदर ही हर पंचायत में जितने भी योजनाएं विद्यालय है जिसमें कि मिड डे मील का कार्यक्रम चलता है, आपको लिस्ट भी दिया गया था, तो कुछ विद्यालयों का मिट्टी भी आना रह गया है। तो आज इस मंच के माध्यम से हम फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जिनका भी कुछ ही मिट्टी, हमारे पास 98% मिट्टी लैब में आ गया है, 2% ही बाकी रह गया है। तो जो 2% रह गया उसको भी हम अभी इस रबी सीजन में पूरा कर लें ताकि जिला का अचीवमेंट 100% हो सके। साथ ही मिट्टी जांच के साथ साथ अभी एक और योजना है जैविक प्रोत्साहन योजना, जिसमें कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं, किसान सलाहकार, कोऑर्डिनेटर, एटीएम, बीटीएम, सबको पता है इस योजना के अंतर्गत जिले में वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण कराया जाना है किसानों के माध्यम से, और तो इसमें बायोगैस का भी निर्माण कराया जाना है। अभी आपको हमने लेटर के माध्यम से सूचित किया था, ग्रुप में भी बताया था कि जो उसमें एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं, किसानों को एक किसान मैक्सिमम 3 यूनिट के लिए उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें कंडीशन यही है कि किसान के पास मवेशी होना चाहिए, बिना मवेशी वाले किसान इसमें एप्लीकेशन नहीं करेंगे। और एक वर्मी कंपोस्ट इकाई पे सरकार के तरफ से 5,000 रुपये का अनुदान भी है।
यदि एक किसान 3 यूनिट बनाते हैं तो उनको 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट अपने खेती के काम में काफ़ी उपयोगी है। आने वाले समय में जो हम लोग देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड का जो एडवर्स इफेक्ट है, फर्टिलाइज़र का जो एडवर्स इफेक्ट मिट्टी के हेल्थ पे आ रहा है, तो इसमें सरकार का मोटिव यही रखा गया है इसको प्रमोट करने का कि किसान धीरे धीरे जैविक की तरफ मूव करें। तो जैविक खेती तभी पॉसिबल है, या आप उसको परंपरागत खेती कर लें, जैविक खेती कर लें, वो पॉसिबल तभी है जब आपके पास फर्टिलाइज़र के अलावा, केमिकल के अलावा रिसोर्स हो, ताकि हम जैविक के माध्यम से उसको पूरा कर सकें। पौधों को अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है, चाहे उसका माध्यम आप केमिकल के माध्यम से दें या जैविक के माध्यम से दें। कोई भी किसान बिना घर पे अपना जैविक का, जैसे वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किए जैविक खेती नहीं कर सकता, क्योंकि यदि हम खरीद के करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कंपोस्ट का जो हम मात्रा यूज़ करते हैं वो टन में होता है। 8 से 10 टन कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तब जाके जो हमारा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का या माइक्रोन्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वो पौधों का पूरा हो पाएगा। तो इतने मात्रा में आप बाज़ार से खरीदेंगे तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। जितने का आप वर्मी कंपोस्ट खरीदेंगे उतने का धान या गेहूँ या सब्जी नहीं होगा। तो इसमें अल्टीमेट उपाय यही है कि आप अपने घर पे इसका प्रोडक्शन करें। आप सभी को हम सूचित करें कि 30 नवंबर तक, इस महीने के लास्ट तारीख तक ही एप्लीकेशन करने का समय है। तो आप सभी को टारगेट कम्युनिकेट किया जा चुका है, लेकिन हमारा अनुरोध रहेगा कि आप टारगेट के बियॉन्ड भी एप्लीकेशन कराइए, क्योंकि जैसा एक्सपीरियंस किया गया है पिछले साल इस योजना के अंदर हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए थे। 100% का मुझे लगता है कि 60 to 70% ही पूरा हो पाया था। तो सरकार का आया हुआ पैसा एप्लीकेशन नहीं होने के कारण उसमें वापस चला गया था। तो इस साल अभी समय है, आज 13 तारीख है, 30 तारीख तक एप्लीकेशन का समय है। तो आप सभी से हमारा ये अपील रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग तो कराएं पहले। यदि किसान इच्छुक हैं तो आप टारगेट से ज़्यादा भी कराइए, क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे ब्लॉक का टारगेट रह जाता है। तो वैसे केसेस में जिनका एप्लीकेशन पहले आया रहेगा, क्योंकि इसमें डिस्पोजल करना है पहले आओ पहले पाओ पे, तो हम अपने ज़िला के टारगेट के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा टारगेट भी दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में प्रोविज़न है। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन कराइए। अभी कुछ प्रखंडों में एप्लीकेशन हुआ भी है, लेकिन करीब 3 ही प्रखंड है जिसमें एप्लीकेशन हुआ है, बाकियों में अभी शून्य है। तो आज के इस मीटिंग के माध्यम से मुझे रिमाइंड कराना है कि आप लोग जाइए, अपने किसानों को इसके बारे में बताइए कि वर्मी कंपोस्ट योजना का वो लाभ ले। साथ ही 2 बायोगैस का भी इसमें है टारगेट है, तो बायोगैस के लिए भी आप मोटिवेट करें, जो बड़े किसान हैं वो इसको कर सकते हैं। साथ ही हम बता दें कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा योजना सरकार चला रही है, जो किसान बंधु हैं वो खेतों में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। और जो टेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास टारगेट कम ही है, 10,300 ही है, यहाँ पे किसान लाखों में है। तो जो किसान टेस्ट करा लिए उनको तो जो कार्ड में रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। लेकिन जो टेस्ट नहीं भी करा पाए हैं या किसी कारण से नहीं हो पाया है, तो वो कोशिश करें कि वो टेस्ट कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का जो कार्यक्रम है उसमें किसानों का मिट्टी फ्री में जांच किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए केवल सावधानी रखना है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके माध्यम से उनको मिट्टी का नमूना लेना है। उसके लिए आप लोग जो भी हमारे किसान सलाहकार हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, ATM BTM है, वो किसानों को गाइड कर सकते हैं, या किसान यदि पढ़े लिखे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख के वो सैंपल दे सकते हैं। तो संतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए आप प्रेरित करें उनको प्रेरित करें कि जो जिले में फर्टिलाइज़र का ट्रेंड है उपयोग का, DAP का है, नाइट्रोजन का है, लेकिन पोटास का ट्रेंड हमारा दिनों दिन घटता जा रहा है। तो हम आप सभी से इस मंच के माध्यम से अपील करेंगे कि आप किसानों को पोटास के यूज़ के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि जब तक हम बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो उर्वरक शक्ति है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। अभी यहाँ के मिट्टी में पोटास अवेलेबल है, मीडियम टू हाई रेंज में है, इस वजह से आप नहीं भी दे रहे हैं तो खेती हो रहा है। लेकिन ऐसे ही हम खेती करते रहें तो आने वाले 40-50 सालों के बाद, जैसे अभी बिना यूरिया के खेती नहीं हो रहा है, वैसे ही बिना पोटास के भी खेती नहीं होगा। तो आप लोग इसको अभी से जागरूकता में लाएं, अभी से उसको किसानों को बताएं। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कार्बन के लिए हम हर मीटिंग में बोलते हैं, जहाँ भी हमें मौका मिलता है हमें बताते हैं किसानों को, हम अपने कर्मियों को भी, कि आप
किसानों को प्रोत्साहित करें कि जो हरित खाद का प्रयोग है, जैसे मूंग का है, ढैंचा का है, इसका प्रयोग को वो खेतों में बढ़ावा करें, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे मिट्टी में जो कि सारे पोषक तत्वों को मिट्टी में होल्ड करके रखता है। यदि हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छे क्वांटिटी में है तो हमें बाकी खाद को देने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे अपने कोर्सेस में, या बताया भी गया होगा कई मीटिंग में कि पौधों के लिए 17 तरह का पोषक तत्व चाहिए, और हम लोग डालते कितने हैं? 2 से 3 तरह का ही डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो बाकी का जो भी पोषक तत्व है पौधा मिट्टी से लेता है और वो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन के फॉर्म में ही रहता है। तो आप किसानों को हरित खाद के लिए प्रोत्साहित करें, पोटाश के यूज के लिए प्रोत्साहित करें, और साथ ही हमारा ये रहेगा कि हम उम्मीद करेंगे कि कल से हमारा जो वर्मी कंपोस्ट का एप्लीकेशन है उसमें सुधार आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन कराएं। पूरे जिला का टारगेट 494 वर्मी कंपोस्ट का है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि कम से कम 800-900 हमारे पास एप्लीकेशन हो, क्योंकि लास्ट फेज में कई किसान होते हैं कि जाके पीछे हट जाते हैं कि वो नहीं बना पाएंगे, कुछ भी रीज़न रहा हो। तो इस वजह से है कि आप एप्लीकेशन ज़्यादा लें। सरकार में जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनके पास भी मैसेज जाता है कि आप जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका जो है इतना ये किसान के पास चयन, ये किसान का चयन हुआ है। तो इसका फायदा ये है कि अगर कोई किसान कोई किसान को रोटावेटर का अपना अध्यक्ष रंजन भाई, मंच पर उपस्थित रफीगंज प्रखंड के अंचलाधिकारी भारतेंदु सर, मंच पर उपस्थित और एक कृषि वैज्ञानिक, और इनको सब पूरे जिला में सब लोग जानता है, लगभग सभी लोग जानते हैं अनूप चौबे सर को, इसलिए कि ये इनका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ हम लोग देखते हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं, और कृषि संबंधित बेहतरीन जानकारियां लेकर के आप लोग को कृषि संबंधित जितने भी आपको सलाह देते हैं, और क्या किस समय में कौन सा क्या करना चाहिए, सिंचाई कब करना चाहिए, सारी चीज का जानकारी अनूप सर देते हैं। और यहाँ तमाम मनोज जी हैं, उपेंद्र भाई हैं, पंचायत समिति, पत्रकार महोदय हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार का फोकस हमेशा से रहा है, हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और विगत पिछले कुछ दिनों में कृषि काफी पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, जदयू के अध्यक्ष सुनील वर्मा जी और हमारे सहयोगी कर्मी, साथ ही साथ जो भी कृषि विभाग के बीटीएम, एटीएम, कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार हैं, और इस महाअभियान के महत्वपूर्ण पहलू हमारे कृषक बंधु और माता और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा वैज्ञानिक हूँ। तो मैं ये चाहूंगी कि मैं अपने विषय से ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। तो एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग इस कार्यक्रम में जो आए हुए हैं, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? कोई भी बताइए, इस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसमें आप लोग बैठे हुए आए हुए हैं? बताइए। रबी महोत्सव। और कोई बताएगा क्या? किस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं? इस कार्यक्रम का नाम क्या है? कोई थोड़ा तेज आवाज में बोलिए, मेरे तक बात आ नहीं रही। रबी महाअभियान, बहुत बढ़िया। देखिए पीछे लगा हुआ है, अभी जब तक जो लोग अभी तक नहीं देखे वो देखें, रबी महाअभियान, रबी महोत्सव नहीं, रबी महाअभियान। अभियान नहीं, ये महाअभियान है। तो इस महाअभियान का प्रयोजन भी कुछ होगा। महा जुड़ा है, महा का मतलब क्या? बहुत ज्यादा, मतलब विस्तृत रूप से, कुछ विस्तार से, कुछ यहाँ जानकारी के लिए ही ये अभियान को बनाया गया है। वो भी अभियान नहीं है, महाअभियान है। तो चूंकि रबी का
क्या शुरू होने वाला है? रबी मौसम आ गया है और रबी की फसलों की बुआई आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। कुछ लोग कर भी लिए होंगे, कुछ लोग अभी करने जा रहे होंगे, कुछ लोग अभी प्लानिंग कर रहे होंगे, योजना बना रहे होंगे और कुछ लोग कर चुके होंगे। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग के एरिया में मुख्यतः किन किन फसलों की खेती की जाती है इस रबी मौसम में? गेहूं के अलावा दलहनी फसल में आप लोग क्या क्या लगाते हैं? चना, मसूर, मटर और मूंग। हाँ, वही तो मैं सोची, मूंग कैसे आप लगा दिए? और कोई लगाता है क्या इसके अलावा? गेहूं, चना, मसूर, मटर, खेसारी, तीसी, सरसों, राई। हम मुख्यतः यही फसलें हैं जो हम लोग लगाएंगे अपने रबी फसल में। तो गेहूं की फसल में जो हम लगाएंगे उसके लिए हम किन किन खाद का प्रयोग करेंगे? आप लोग किस किस खाद का प्रयोग करेंगे अपने गेहूं की फसल में? DAP और यूरिया और NPK, पोटास। और कुछ डालते हैं क्या? हाँ, कुछ नहीं है। DAP, यूरिया और पोटास सब लोग यही डालते हैं या कुछ और भी डालते हैं कुछ लोग? जी, यही डालते हैं। अच्छा, आप यही क्यों डालते हैं? DAP, यूरिया और पोटास ही क्यों डालते हैं? क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि और भी बहुत सारे खाद हैं जिसका कि आप प्रयोग कर सकते हैं। DAP, यूरिया और पोटास किस लिए आप डालते हैं? कोई मुझे बताएगा किस लिए डालते हैं DAP और किस लिए डालते हैं यूरिया, किस लिए डालते हैं पोटास? कोई भी बताए मुझे मोटा मोटी। उपज को बढ़ाने के लिए डालते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। और कोई बताएगा? और कोई बता जी। एक सेकंड, पीछे वाले थोड़े सुन लेते हैं, उसके बाद आपको सुनेंगे। ठीक, बैठ जाइए, बताइए आप। अच्छा, DAP, इनके हिसाब से DAP जो है वो जड़ को मजबूत करता है और यूरिया तना को बढ़ाता है। जी, आप बताइए। और कोई कुछ बताएगा कोई? जी बताइए। हाँ, वो तो मैं बताऊंगी। अब प्रश्न आपका मैं लूंगी, पहले ये जो मैं पूछी हूँ उसका आप मुझे बता दीजिए कि DAP, यूरिया और पोटास हम डालते हैं, ये क्यों डालते हैं? क्यों यही डालते हैं? आप नाराज हो गए लगता है, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, पर मैं आपको सुनना चाहती हूँ कि आप बताइए कि क्यों डालते हैं। नहीं, किसान बंधु सुनेंगे, लाभान्वित होंगे। आप बताइए अपनी, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मैं भी सुनना चाहूंगी। नाराज हो गए हमारे कृषक बंधु, मैं माफी चाहती हूँ एक बार फिर से, नाराज मत होइए। वो पीछे, क्योंकि वो पहले से बोल रहे थे इसलिए उनको मैं सुनी, आपको नहीं सुनी। आपको भी मौका दी मैं, लेकिन अब आप नाराज हैं तो मैं माफी के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो DAP हम लोग मेनली 2 पोषक तत्व तो मिलता है हमारा। अच्छा, कि कुछ ऐसे लोग हैं कोई जो हमें ये बता पाए कि हमारे फसल के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? हमारी फसल को कितने पोषक तत्व की आवश्यकता है? कोई बताएगा इसमें से? अच्छा, कौन कौन से पोषक तत्व है? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? पोषक तत्व कभी नाम तो सुने होंगे, इतने महाअभियान होते रहते हैं, खरीफ महाअभियान, रबी महाअभियान। इसके पहले भी पिछले साल भी 2023 में भी रबी महाअभियान हुआ होगा और खरीफ महाअभियान भी हुआ होगा। 2024 में खरीफ महाअभियान हुआ होगा। अभी हम लोग रबी महाअभियान में बैठे हुए हैं। तो कभी आप लोगों ने पोषक तत्वों के बारे में सुना इससे पहले? अवश्य सुना होगा, लेकिन ध्यान में नहीं है। कोई नहीं बताएगा मुझे? अच्छा, नाइट्रोजन का नाम कितने लोगों ने सुना है? नाइट्रोजन, हाथ उठाइए। सुने, कुछ लोग सुने हुए हैं। सल्फर का नाम सुने हैं। पोटास कोई पोषक तत्व नहीं है। पोटास एक सोर्स है जिसके द्वारा हमारा पोषक तत्व मिलता है। ठीक बताए, पोटास भी है। अच्छा, ये बताइए DAP में क्या क्या मिलता है? एक तो मैं बता दी, नाइट्रोजन, और बिल्कुल सही, DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है। और पोटास जो है, पोटास के नाम से, वैसे उसका म्यूरेट ऑफ पोटास है, लेकिन आम बोलचाल के भाषा में उसको पोटास ही कहते हैं।
तो ये बताइए डीएपी जो मिलता है, डीएपी को कभी देखा है आप लोगों ने? डीएपी की जो पैकिंग होती है उसको देखे हैं, उसमें क्या क्या? अब मैं बता दी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, लेकिन कितना प्रतिशत नाइट्रोजन और कितना प्रतिशत फास्फोरस? 18-46। बहुत बढ़िया। 18 क्या और 46 क्या? 18 नाइट्रोजन, 46 फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, डीएपी जो होता है उसमें 2 चीज बताया आप लोगों के बीच जो बैठे हुए हैं, आप ही लोगों के हित मित्र हैं, उन्होंने बहुत सही जानकारी दी, बहुत अच्छे से बताया कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस मिलता है। क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। बोलिए थोड़ा। और म्यूरेट और पोटाश जो होता है उसमें पोटाश कितना प्रतिशत होता है बताइए? मैं देखी आपको, मैं जब बोली कि पोटाश कोई पोषक तत्व तो नहीं है तो आपको हंसी आई। रजिस्टर। तो अब मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा कि नहीं, बिल्कुल हंसना चाहिए, हंसिए। हंसने से ऊर्जा बढ़ती है, हंसने से चेहरा अच्छा लगता है, बिल्कुल हंसिए। तो पोटाश में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पोटाश में अगर म्यूरेट और पोटाश डालेंगे हम तो कितना प्रतिशत पोटाश हमारे फसल को मिलेगा उससे? कोई भी बताए, मैं ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आपसे पूछ रही हूँ, कोई भी बता सकता मुझे कि म्यूरेट और पोटाश जब हम डालते हैं तो उसमें कितना प्रतिशत पोटाश मिलता है हमारे फसल को? 10%। अपने जाके आज जो डाले होंगे अगर पोटाश और आपके घर में बोरा होगा तो उस बोरा को जरूर देखिएगा। पोटाश डाले हैं अपने फसल में? धान में नहीं डाले हैं। कोई और फसल लगाए हैं? गेहूं के लिए पोटाश खरीदे हैं? नहीं खरीदे। खरीदेंगे? वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, अच्छी बात है। गेहूं की फसल लगाएंगे अभी, उसमें पोटाश डालेंगे? नहीं डालेंगे, कोई बात नहीं। जो लोग जब खाद लेने जाएंगे, आप डीएपी यूरिया लेने जाएंगे दुकान पे ना, उस दुकान पे पोटाश देख लीजिएगा कि उसके बोरा पे क्या लिखा हुआ है। जब हम म्यूरेट और पोटाश डालते हैं तो 100 किलो जब डालेंगे तो 60 किलो हमको पोटाश मिलेगा। हमारे फसल को 60 किलो पोटाश मिलेगा 100 किलो म्यूरेट और पोटाश को डालने से। तो 3 पोषक तत्व मैं बताई। कौन कौन सा पोषक तत्व बताइए? बताइए, पीछे वाले तो कुछ बताएं। सल्फर, नाइट्रोजन, पोटाश। सुने बहुत अच्छे से हैं, पर एक सल्फर भी मैं बताऊंगी सल्फर क्या है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन 3 पोषक तत्वों की मैं बात की अभी। और ये 3 पोषक तत्व जो है मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इनकी जरूरत हमारी फसल को सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आप सभी किसान भाई डीएपी, फास्फोरस और पोटाश, डीएपी, पोटाश जनरली आप लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक यूरिया मैं बताना भूल गई। यूरिया जो डालते हैं उससे क्या मिलता है? नाइट्रोजन। क्या मिलता है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 46%। जब हम डीएपी डालते हैं, सॉरी यूरिया जब डालते हैं 100 किलो तो उससे 46 किलो नाइट्रोजन हमारे फसल को मिलता है। तो ये हुए मुख्य पोषक तत्व। अब कुछ होते हैं द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं। अब कुछ किसान भाई बोले कि तेलहनी फसल और दलहनी फसल भी इस क्षेत्र में अधिकांशतः लगता है। तो सल्फर एक ऐसा द्वितीय पोषक तत्व है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तेलहनी और दलहनी फसल में। तो किसान भाई पहले क्या, धुरिया खाद आप लोग जानते होंगे? धुरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट। बहुत बढ़िया। मैं एक जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट बोली तो वहाँ किसान समझ नहीं पाया। जब मैं पूछी तो वो बताए कि धुरिया कहते हैं हम लोग, तो इसीलिए आप लोग के सामने मैं धुरिया ही नाम बोलती हूँ अब आगे से। तो एक सिंगल सुपर फॉस्फेट भी होता है। तो जिन किसान भाइयों को अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो वो उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ब्लैक में लेने की आवश्यकता है डीएपी को। आप उसके जगह पे सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी होगी क्योंकि उसमें जो होता है फास्फोरस कंटेंट कितना होता है, कितना बताई मैं फास्फोरस डीएपी में कितना बताई? 46। देखिए पीछे वाले बोल नहीं रहे हैं। अभी तो ये सभा में गूंजना चाहिए था 46%। 46% बताई ना मैं
पता चलेगा अगले जब खरीफ महाअभियान में किसी तरह मैं मेरी मुलाकात आप लोगों से होगी तो मैं सेम अगर क्वेश्चन रिपीट की तो पता चला कि फिर से आप सबका चेहरा ब्लैंक है, मतलब एक दूसरे को देखेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, जो बोल रही हूँ आपको ये पेन पैड भी मिला हुआ मैं देखी हूँ, छोटा सा पैड दिया गया है इसीलिए कि जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाए उसको आप नोट लिखिए। तो ये सब चीजें जो है वो लिख लीजिए, ध्यान में नहीं रहता, कई बार दिमाग से उतर जाता है। कहाँ पे थी मैं सल्फर के बारे में बता रही थी कि सल्फर जो है दलहनी और तिलहनी फसल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। तो जब हम लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे तो अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम 3 चीज पाया जाता है और फॉस्फोरस की कंटेंट जो होती है 16% होती है, ठीक है। 46% डीएपी में होता है, लेकिन सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% होता है, इसलिए इसकी मात्रा को हमें बढ़ा के डालना होगा और साथ ही साथ यूरिया डालना होगा, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों रहता है, एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन दलहनी और तिलहनी फसल जो किसान भाई लगा रहे हैं, खासकर उस क्षेत्र में एसएसपी का प्रयोग जरूर करें। उसके साथ ही साथ मैं एक बार और कहूंगी कि गेहूं की फसल में आप लोग को अगर डीएपी नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, किस खाद का प्रयोग करते हैं? तो जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक में लेने की जरूरत नहीं है कि अगर उस प्राइस पे नहीं मिल रहा है तो हम दुगना भी पैसा देके डीएपी को ही लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट मिल रहा है आप आराम से लीजिए, उसके डीएपी का अगर आप लेते हैं तो उसका कीमत एक बैग का लगभग कितना आता है, 1500 के आसपास है, कुछ 1500 के आसपास। हाँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट का कितना है, 400-500 है। तो देखिए 5 जी 600 लेता है, ठीक है। 600 भी लेता है तो भी उससे कम, बहुत कम है ना, मतलब 2.5 गुना कम है लगभग। तो आप 2.5 बोरा इसका प्रयोग कर लीजिए तो आपको डीएपी और 2 बोरा ये करके और बाकी जो आधा बोरा बचा है उसे नाइट्रोजन का, यूरिया का प्रयोग करके आप नाइट्रोजन को दे सकते हैं अपने फसल में। मैडम 20-20-13 जो आता है खाद जी, एपीएस होता है, अमोनियम अमोनियम होता है, उसमें नाइट्रोजन मिल जाएगा आपका, फॉस्फोरस से आपका फॉस्फोरस मिल जाएगा और उसमें सल्फर होता है, एपीएस 20-20-0-13 होता है। डीएपी और 20-13 में क्या होता है? जो कंटेंट होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस का वो अलग अलग होता है। जैसे डीएपी में 18-46 हुआ, मतलब ये कि 18 जो हुआ नाइट्रोजन हुआ और 46 जो हुआ फास्फोरस हुआ, वो एपीएस होता है, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ठीक है। उसमें क्या होता है, अमोनियम नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनियम के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन का डिफरेंट फॉर्म्स होता है। तो एक फॉर्म होता है अमोनियम का, वो हुआ 20-20-0-13 का मतलब 20 हुआ नाइट्रोजन, फिर 20 है, 20 हुआ फॉस्फोरस, 0 है मतलब पोटास नहीं है उसमें, और 13 हुआ सल्फर। मतलब अगर आप 100 किलो डालेंगे तो 20-20-0-13 के अनुपात में आपके फसल में वो मिलेगा। तो ये अंतर है डीएपी और एपीएस में, ठीक है। इसमें 18-46 कंटेंट है उसका। जो भी नाइट्रोजन, जो भी फॉस्फोरस आप फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं उसमें आप देखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका नाम क्या है, उसमें कंटेंट क्या है। इसीलिए मैं पहले पूछी कि जब डीएपी आप डालते हैं तो उसके बोरा को देखिए, उस पर क्या लिखा है, उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व है, ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि आप अपने फसल को क्या दे रहे हैं, आपको जानना चाहिए। क्योंकि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हमारे लिए कुछ दवाई लिखते हैं तो कई बार हमें नहीं पता होता है उस चीज के बारे में, लेकिन जब हम दवाई खरीदने जाते हैं तो डॉक्टर के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक एक चीज बताए कि क्या क्या किस किस चीज का दवाई लिखा। तो जब दवाई लेने जाते हैं तो दवाई दुकान वाले से जरूर पूछते हैं कि ये किस किस चीज का दवाई दिया है डॉक्टर साहब ने। तो उसी तरह से जब आप फसल को अपने दे रहे हैं तो जरूर उसको देखिए, समझिए, उनको जगा दीजिए, देखिए सो रहे हैं, उसको आप जो भी लेने जा रहे हैं उसको देखिए, जानिए और उसके बाद ही अपने फसल में, अपने खेत में डालिए। क्योंकि देखिए पहले की स्थिति क्या थी कि हम उसी खेत से कम यूरिया की मात्रा दे के उपज उतना पाते थे, लेकिन आज का क्या है कि हमको उतना ही उपज पाने के लिए यूरिया की मात्रा को बढ़ानी पड़ रही है। क्यों बढ़ानी पड़ रही है? क्योंकि हमारे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही, घटती जा रही है। जी बताइए। आपका जो पोटास आज की डेट में आ रहा है, विजय जी
अच्छा एक सेकंड पेड़ आता है जी जी गिलास का सिस्टम होगा कि बैग है और इसका आता है अच्छा भेजा ही बा कोई से क्या अंतर है क्या देखिए जब आप लेने जाते हैं तो उसमें कंटेंट देखिए क्या लिखा है। हो सकता है कि वो जो म्यूरेट और पोटाश 60% हो, उसमें इसका कंटेंट जो है वो कम है। आप वो जरूर देखें कि उसमें कंटेंट क्या हो सकता है वो 30% हो, तो 30% होगा तो रेट ऐसे ही कम हो जाएगा। तो उसका कंटेंट देखिए, इसलिए मैं बोली कि जब भी लेने जा रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं, डालने से पहले अवश्य उसको पढ़िए, उसको देखिए और उसके बाद ही उसका प्रयोग कीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा है पीछे रजिस्टर किया होगा, देखिए तो है, हाथ में लोग कह देते हैं कि करवा लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें पढ़िए कि कंटेंट लिखा क्या है। आखिर कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ऐसा डुप्लीकेट है और उसको सरकार पास तो नहीं कर दी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर पास होता है तो वो सरकार के पास से जाके ही किसान के पास आता है। ऐसा नहीं है कि कोई अंधाधुंध बनाया और आपके पास पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी अगर सप्लाई करती है तो उसको प्रॉपर लेना पड़ता है, ऑर्डर लेना पड़ता है, सरकार को दिखाना पड़ता है। कई बार उसको अपने परीक्षण लगाने पड़ते हैं, उसके रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद ही सरकार इसको पास करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है उससे हमें ध्यान नहीं देना, उसको हमें देखना है, हमें जानना है, हमें समझना है। जी बिल्कुल, उसको पढ़िए कि उसके बोरा पे क्या लिखा है। हो सकता है पोटाश का कंटेंट उसमें कम हो, इसलिए उसका प्राइस कम है, ठीक है। तो ये सब चीजों को देखिए, उसके बाद ही आप अपने खेत में किसी भी चीज का प्रयोग कीजिए। तो मैं ये बता रही थी कि रासायनिक खाद का प्रयोग जो है आंख बंद करके अंधाधुंध मत कीजिए। कि यूरिया का हम कई बार होता है कि हमारे खेत का फसल अगर कम हरा है और पड़ोसी के खेत का फसल ज्यादा हरा भरा है, तो हम क्या करते हैं कि अपने खेत में यूरिया डाल देते हैं। कुछ सोचते समझते नहीं इसका कारण क्या है, क्यों हरा कम है और क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, आंख बंद करके आधा बोरी यूरिया डाल देते हैं। डलाता है मैडम जी, छुपे डला जाता है। हाँ बिल्कुल, कि पड़ोसी जाने ना, नहीं तो वो भी डाल लेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं एग्रीकल्चर। लेकिन ये हमारे फसल के लिए, हमारे मिट्टी के लिए नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आप ये बताइए कि पहले हमारे बाबा दादा कितने थे जिनको डायबिटीज और थायराइड जैसी समस्या थी, लेकिन आज देखिए हर कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें एक डायबिटिक पेशेंट नहीं हो, जिसमें एक थायराइड का पेशेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये सब किसका देन है? ये रासायनिक खाद उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशी का, ये सब देन है। तो इसीलिए अब सरकार का इस पे बहुत ज्यादा वो है, नजर है, और सबसे किसान से ये है कि भाई अपेक्षा है कि कम से कम रासायनिक खाद का, अब ऐसा तो है नहीं कि रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन कम से कम प्रयोग करना है। तो कम से कम प्रयोग करेंगे तो हमारा उपज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अच्छा, हमें क्यों जरूरत पड़ी थी कि हम रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे थे? हम तो, हमारे बाप दादा जो थे वो गोबर का खाद डालते थे, राख डालते थे, घूर जो होता था वो सब डाल देते थे। तो हमें क्या जरूरत आन पड़ी कि हम रासायनिक खाद डालने लगे? जानवर कम हो गया, मिलता नहीं, और नहीं, और क्या मुख्य कारण क्या है? क्यों हम राख और जो भी गोबर का खाद था उसको छोड़ के हम रासायनिक खाद पे आए? उपज ज्यादा होने लगा इसलिए हम रासायनिक खाद पे शिफ्ट हो गए। उस टाइम क्या था कि हमारा पेट भरता नहीं था, हमारे जो भारतीय थे वो भूखे रह जाते थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूखे सोता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी कि अब कोई नहीं मिल सकता है, हो सकता है 1%, आधा % लोग अभी भी बचे हों, लेकिन अगर उस टाइम से तुलना की जाए तो प्रतिशत जो है ना के बराबर है। तो अब क्या हमें सोचना है कि अब हमारा पेट नहीं भरना, अब हमारा स्वास्थ्य भी देखना है। तो हमारी मिट्टी जो है वो बंजर होती जा रही है, बीमार होती जा रही है, रोगग्रस्त होती जा रही है। तो हम अगर अभी से नहीं सोचेंगे, नहीं सचेत होंगे, तो हमारी भी कंडीशन, हमारी भी स्थिति वही होगी जो पंजाब और हरियाणा की हुई है। पंजाब और हरियाणा में आज जाके देखिए क्या स्थिति है। वो लोग मतलब इतना ज्यादा उपज लेते थे, इतना ज्यादा उनका उत्पादन होता था, लेकिन आज के डेट में उनकी धीरे धीरे धरती जो है बंजर होती जा रही है, होती गई है। तो अब उनको क्या है कि ऑर्गेनिक खेती करो, जैविक खेती किसी तरह से करो और अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाओ, बचाओ। तो इसीलिए आप लोग अभी से सतर्क होइए और अपने खेत में रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद का भी प्रयोग कीजिए। जितना हो सकता है उतना ही कीजिए। मवेशी तो सबके पास होगा,
मवेशी तो है सबके पास, कुछ नहीं करना, जिसके पास सुविधा उपलब्ध है केचुआ खाद बना कर डालिए, क्योंकि केचुआ खाद बहुत एक महत्वपूर्ण घटक है जैविक खाद का। उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सरकार उस पर अनुदान भी देती है जैविक खाद के वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने के लिए। केचुआ खाद का जो यूनिट बनता है उसको बनाने के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। सरकार से अनुदान ले लीजिए, लेके फीड को बना लीजिए जो जिसमें वर्मी कंपोस्ट आपका तैयार होगा, या बाजार में बना बनाया मिलता भी है वर्मी बेड, उस बेड का भी जी वो बता रही हूँ मैं जी। बताने वाला प्रयोग करके दिखाने वाला कोई होगा तब ना। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। हम लोग पदाधिकारी टेबल टॉक करने वाले हैं, जी बिल्कुल सही, काम बताने वाला किसान तो नहीं है। जी बिल्कुल सही बात। अब ये बताइए 5% हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, यानी 1100 रुपये क्विंटल। ये उजला किस्म का वैरायटी है और ये अगेती और पिछेती झुलसा रोग से बहुत हद तक रोग रोधी है। इसकी एक फैक्ट्री है ये सिरघाटी में, उसी की वहाँ इससे चिप्स बनता है। तो आप लोग बहुत हमारे किसान जो है वो ले भी गए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो और कुछ बीज बचा हुआ है, आप लोग से आग्रह है कि उद्यान विभाग में अवेलेबल है। जो किसान मिले जो लगाना चाहें उनको आप लोग भेज सकते हैं, वहाँ से वो बीज ले सकते हैं। जैसे ब्रजकिशोर मेहता जी भी हैं आपका, और वो रविंदर है, ये सारे लोग वहाँ से बहुत बीज को उठवाए हैं। और कुछ बीज बचा हुआ है, 2 दिन में हमें लग रहा है कि 2 दिन में वो बीज खत्म हो जाएगा। तो जो भी इच्छुक किसान है वो वहाँ से ले सकता है। फिर आगामी रबी की जो अभी चल रही है सीजन, इसमें हम लोग प्याज का बीज घूनी जिसको कहते हैं तो वो भी देने जा रहे हैं। और इसकी वेराइटी है एग्री फाउंड डार्क रेड। इसकी कीमत 2000 रुपये केजी है, 75% सब्सिडी है, 500 रुपये केजी हमारे विभाग में आई हुई है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी धनिया का सीड हम बांटेंगे और मेथी का सीड बांटेंगे, ये भी ले सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ये सरकार की एजेंडा में है कि हमारे जिला में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 उस टाइप को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट दी चैम्बर टेम्परेचर एक होता है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से आलू वगैरह का संग्रहण करते हैं। टाइप 2 जो हमारा कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें अलग अलग चैम्बर की अलग अलग टेम्परेचर होती है और अलग अलग उत्पाद हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। किसी में फल रख सकते हैं, किसी में हम लोग ये आपका देखे हैं रसगुल्ला वगैरह जब ज़्यादा होता है तो रसगुल्ला वगैरह वो लोग बना के रखे रहते हैं, केला रखते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार का उत्पाद टेम्परेचर के अनुसार वो लोग उसमें स्टोर करते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छी सब्सिडी है। जनरल और सब जिला में जो लोग कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करते हैं वहाँ 35% सब्सिडी है। और हमारा ये 12 डिस्ट्रिक्ट बिहार राज्य में स्पेशल कोटा में है, यहाँ की सब्सिडी 50% है। टाइप ए, टाइप 1 और टाइप 2 का सब्सिडी रेट भी अलग अलग है। टाइप ए में कम सब्सिडी है, टाइप 2 जो है उसमें ज़्यादा सब्सिडी है। लगभग कोल्ड स्टोरेज की कॉस्टिंग ओवरऑल 5 से 6 करोड़ आएगी। इसमें 50% विभाग उसको सब्सिडी दे रहा है। बाकी हम लोग एलडीएम साहब से अभी बात की है कि यदि कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है तो हम लोग इसको सैंक्शन करेंगे। तो जो भी हमारे कृषि कर्मी यहाँ हैं, बार हम लोग को मुख्य सचिव के यहाँ से जब एजेंडा वाइज रिव्यू होता है तो इसमें एक कोल्ड स्टोरेज की भी बात आती है। कृषि टास्क फोर्स में भी ये मुद्दा उठती है कि आप लोग किसानों के बीच में पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग एक आध किसान को लाइन में लगाए हैं, विकल्प के रूप में 1-2 किसान और लाइन के रूप में। 2 चीज देखा जाए कि खेती में पहले भी ऐसा नहीं कि हम लोग खेती नहीं होता था। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारी केंद्र की जो सरकार थी उसने एक पुरस्कार किसानों के लिए चलाया था, कृषि पंडित पुरस्कार।
और उसमें सन 1950 और 51 में एक कर्नाटक के एक किसान थे जिनको 128 किलो 128 कुंटल धान प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा में 128 कुंटल धान के उत्पादन पे उनको कृषि पंडित पुरस्कार किया गया। आज हमारा साइंस कितना भी आगे बढ़ गया, लेकिन हम लोग अब कितना भी नाट्य में से लगे 18-20 कुंटल से ऊपर हम नहीं जा पा रहे, इतना भी उनका साइंस खाद डाले। तो हमारी देश को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था, जो कि उस समय की हमारी खेती थी, जो मिट्टी थी, जो मिट्टी की बनावट थी, और जो भी हम अवयव डालते थे। उसी तरह एक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के किसान को उसी सत्र में और 689 कुंटल आलू प्रति हेक्टेयर। आज हम लोग 250-300 कुंटल प्रति हेक्टेयर जाने में हमारी हालत खराब हो जाती है। हमारा आलू कोई ऐसा नहीं है जो कट्ठा के हिसाब से 3 कुंटल 4 कुंटल से ज्यादा जा पाए। लेकिन उस समय का देखिए कि मोटा मोटी देखा जाए कि 8 क्विंटल के आसपास प्रति कट्ठा आलू हमारा 1950-51 में उस किसान को भारत सरकार ने कृषि पंडित पुरस्कार दिया है। तो ये बहुत से ये कुछ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग के घरों में पहले चावल बनता था, दाल बनता था, तो चावल में जब फेन आने लगता था भात में, तो उसको कलछी से चला के बाहर निकाल के 2-4 दाना को टटोला जाता था। तो अगर 2-4 दाना सीध गया तो हम जानते थे कि पूरा हमारा तसले का भात हो गया। तो उसी तरह से जो भी ये नमूना लिया गया होगा, ये वहाँ की जो केंद्र में या प्रदेश में जो सरकारें होगी उन्होंने जांच किया होगा, तब जाके उसको अग्रसर किया गया होगा। तो ये जो खेती है आज के समय में बहुत ज्यादा मौसम में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। एक तरफ हम देखते हैं कि इस मौसम के बदलाव में 2-3 चीज आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। इसी वर्ष जो हम लोग के सामने बीता है, आप देखे होंगे कि धान हम लगाने के लिए बिचड़ा करके तैयारी में थे, लेकिन बारिश हो नहीं रहा था। और हमारे जिले में ही देखे 11 ब्लॉक है, 11 प्रखंड है, और अगस्त के महीने की हम बात करें तो पूरे औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कुटुंबा प्रखंड में बारिश हुआ था, 687 है। अब आप देखिए आप ही के जिला में एक आपके यहाँ गोह प्रखंड है, गोह में मात्र बात करें हम तो 286 mm बारिश हुआ। अब आप सोचिए दो चीज की, आपके कुटुंबा में 687 हो रहा है और आपके गोह में 286 हो गया। बताइए 400 mm बारिश बहुत मायने रखता है। तो इस तरह की जो बदलाव हमारे जिले में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में जो हो रहा है, ऐसे में ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक ही चीज को आगे हम लोग पहले की जो परंपरागत खेती थी उसमें कुछ न कुछ हमको बदलाव करने की मिलेगा। 5 मिनट बैठ जाइए कुछ, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि प्रति वर्ष बारिश की जो अगर हम 2000 पूरे बिहार का देखें 2013 के बाद, तो मात्र 2 साल 1 साल जब समय कोरोना आया था वो देखे तो बहुत यातायात बंद हो गया था। बहुत से अखबारों में भी आता कहाँ से चाइना का दीवार दिख रहा था तो हमारा इंडिया के कितना दूरी से दिख रहा था। मतलब वातावरण शुद्ध हुआ। उस समय 2021 में बहुत अच्छी बारिश हुई थी, जो कि हर जिला में सामान्य औसत तो उससे ज्यादा हुआ, और एक बार 2015 में। बाकी 10 साल का आंकड़ा कहता है कि हर साल हमारे बिहार में औरंगाबाद में देखा जाए तो 30 से 40% बारिश प्रति वर्ष कम होता है। और जब बारिश नहीं होगा तो जिसका कारण ये है कि हम आज आए दिन देख रहे हैं कि जब हम चापाकल में फरवरी महीना बीत नहीं रहा है कि पानी नहीं चला गया। क्योंकि 2 समस्याएं आज ज्यादा है कि पहली हम धान की बात करेंगे कि धान में शायद आपने सुना भी होगा या नहीं भी सुने होंगे कि 1 किलो धान के उत्पादन करने के लिए कितना लीटर पानी की आवश्यकता होता है। हम लोग 1980 से लगभग 2010 तक जितने भी अनुसंधान हुआ उसमें ये आता था कि जब 2000 लीटर पानी आप अपने धान के खेत में लगाते हैं तो 1 किलो धान का उत्पादन होता है। लेकिन अभी जो 15 साल का जो आंकड़ा जो ये मौसम में बदलाव हुआ, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रहा है जिसके कारण आज आप 2700 लीटर पानी लगा रहे हैं तो 1 किलो धान का उत्पादन हो रहा है। अब आप सोचे जहाँ नहर का पानी आ रहा है वहाँ तो अच्छी बात है कि धान के, लेकिन जहाँ हम नीचे बोरवेल से पानी निकाल के धान लगा रहे हैं
उस गांव का पानी 20 फीट 30 फीट प्रत्येक वर्ष नीचे जा रहा है। और कोई भी हम हो या आप हो, हर चीज का प्रबंधन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन पानी की किल्लत कितना है ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति है। तो खास करके जब भी हम खेती करें तो एक चीज देखें कि पानी का किस तरह का हमारे पास उपलब्धता है। अभी जैसे हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हर जगह में, मदनपुर में भी कभी जाए, आपके रफीगंज में भी सभी प्रखंड में देखें तो आपके यहाँ नहर की सुविधा नहीं है। कभी कभी कासवा क्षेत्र में जाते वहाँ भी लोग M270-29 से वहाँ पे धान रोपेंगे। अगर वो आप जहाँ देखते हैं कि 165 से 175 दिन उसका जीवन काल होता है, मतलब 5.5 महीने की वो फसल होती है। और अभी भी देखें तो कहीं भी M270 उसमें कटनी नहीं लगा, अभी हमें मेरे ख्याल से 15 दिन प्लस लगेगा। और गेहूं के उत्पादन के लिए एक जो हमारा अनुसंधान कहता है कि 1 दिसंबर से जितना विलंब से कोई भी गेहूं की प्रजाति लगाते हैं, प्रतिदिन 10 किलो प्रति बीघा आपका उत्पादन कम होता है। अगर आप मान लें कि कोई भी गेहूं 30 नवंबर को लगाए हैं, तो अगर उसका उत्पादन आपको 10 कुंटल प्रति बीघा हुआ तो 30 दिन विलंब हुआ तो आपको वही गेहूं की दिया, वही खाद पानी जो आप दिए हैं, अगला खेत में आपको 30 दिसंबर को लगाता है तो 7 कुंटल से ज्यादा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा है समय का, अगर समय को हम नहीं पकड़ेंगे तो किसी भी परिस्थिति में हम अपने खेती को आगे जो भी ले जाएंगे बहुत ज्यादा ही समस्याएं भी आती है। क्योंकि आज हमारा वो मौसम नहीं रह गया। यही 15 दिन देखें तो 21 नवंबर हो गया है। पहले आप देखे होंगे कि लगभग नवंबर महीने के शुरुआत, मतलब पहले कहा जाता कि हथिया नक्षत्र के बारिश के बाद जाड़ शुरू हो जाता था, लेकिन आज दिसंबर महीने भी बीत जाता है तो कोई स्वेटर वेटर जल्दी पहन नहीं पड़ता। और हम आते हैं, हमारा वजन अगर देखें तो औसत देखा जाए स्वस्थ पुरुष का तो 70 किलो के आसपास इसमें अवस्थित है। वहाँ के वैज्ञानिक आशुतोष भी उपस्थित हैं। मेरा निवेदन होगा कि इस रबी महाअभियान में जो आगामी फसलें ली जानी है उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। धन्यवाद सर। मंच पे आसीन हमारे कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे अनूप चौबे सर एवं यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई बंधु, सभी का इस रबी महाअभियान 2024 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, कृषि विज्ञान में बीज वैज्ञानिक है बेसिकली। तो हम आप लोगों को बीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो अभी क्या है कि चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है बिहार में। 2023 से लेकर 2028 तक हम लोग का अभी चौथा कृषि रोड मैप है। तो चौथा कृषि रोड मैप में बहुत सारी चीज़ों का उस पर मेन फोकस दिया गया है। मेन फोकस जो है उस पर सबसे पहला चीज़ है फसल में विविधीकरण। जैसे आप पिछले सीजन में देखे होंगे जो भी महाअभियान चला तो उसमें मेन फोकस था कि सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे। उसी तरह अभी रबी में मेन फोकस है कि थोड़ा दलहन और तिलहन की क्षेत्र को बढ़ाया जाए। तो यही मतलब खेती में जो धान और गेहूं जो मेनली किसान करते आ रहे हैं तो इसमें थोड़ी विविधता लाने की जरूरी है। विविधता इसलिए भी लाने की जरूरी है ताकि किसानों का आमदनी बढ़े। दूसरा चीज जो कि अभी सरकार का मेन फोकस है कि सब चीज़ों का यांत्रिकरण हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे आप लोग धान अभी पूरी तरह से अभी मतलब अब कटना शुरू हुआ है। अभी भी लगभग 15-20 दिनों का समय लगेगा। तो इसमें अभी क्या करते हैं, अगर इतना लेट हो गया, धान की जो वेराइटी आप लोगों के पास उपलब्ध है उसमें DBW 187 है, HD 2967 है, श्रीराम 303, यही आप लोग लगाते हैं मेनली। तो ये सब वेराइटी जो भी है सब 30 नवंबर तक लगाने के लिए उपयुक्त है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी औरंगाबाद में तो जो भी आप लोग लगाएंगे तो पूरे दिसंबर तक अभी इसकी सोइंग चलते रहेगी गेहूं की। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप लोग लेट से जब बुआई करते हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि बीज को मैच्योर होने के लिए इतना समय मिलना चाहिए
वो थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी में हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है सारा चीज़, मतलब उतना समय मिल नहीं पाता है। तापमान भी ज़्यादा होता है, पिछले साल देखोगे तापमान ज़्यादा थी, उसी समय बारिश भी हो जाती है कभी कभी। तो ये सब चीज़ मतलब से बचाने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि अभी धान कटाई के तुरंत बाद आप लोग या तो जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुआई कीजिए, या फिर हैप्पी सीडर से कर सकते हैं, या फिर सुपर सीडर से कर सकते हैं। ये सब करने से क्या फायदा होगा कि आपका जैसे हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से आप करते हैं तो अभी सरकार का एक और मेन फोकस है फसल अवशेष प्रबंधन। आप लोग अभी क्या करते हैं, पराली धान कटने के बाद इतना ज़्यादा लेट हो जाता है कि किसानों के पास समय नहीं रहता हो, पराली अवशेष को जलाने लगते हैं। अवशेष जलाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो इसी सब से मतलब बचने के लिए, प्रदूषण नहीं हो, फसल अवशेष का जैसे आप अगर हैप्पी सीडर सुपर सीडर ये सब का यूज करते हैं तो वही आपसे सबके लिए मल्च का भी काम करेगा फील्ड में, ठीक है। तो आप लोग जीरो टिलेज मशीन से बुआई कीजिए, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, पानी की आवश्यकता कम होगी, जो आपका अवशेष है वो नमी को ज़्यादा समय तक बनाने में मदद करेगा। उसके बाद है कि जो आप लोग वेराइटी जो यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग HD 2967 करते हैं, अगर बहुत लेट हो जाता है तो कुछ लेट में लगाने वाली भी कुछ वेराइटी अभी आई है, जैसे HI 1563 है, बहुत अच्छी वेराइटी है। इसको आप 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक लगा सकते हैं। उसके बाद अभी एक और वेराइटी आई है HD 300 DBW 316, करनाल से निकला है वेराइटी DBW 316। तो ये भी वेराइटी मतलब बहुत अनुकूल है, अगर आप इसको 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भी लगाते हैं तो आपके उपज में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें भी ये 35 से 45 कुंटल उपज देने में सक्षम है। बस यही, अगर आप लेट से अगर लगाते हैं, जैसे 15 दिसंबर के बाद अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें आप थोड़ा नाइट्रोजन का प्रयोग थोड़ा कम करें, जो आप नॉर्मल करते हैं उससे थोड़ा उसमें कम करना जाता था। या जो लोग गाँव में जाके कैंप करते थे और बोलते थे कि एक गेहूँ 100 रुपये 120 रुपये किलो बिकेगा, और उसका बिया जो है 150 से 200 रुपये किलो किसान को बेचते थे। किसान ने उस काला गेहूँ को लगाया, और लगाने के बाद जब 1 बीघा 2 बीघा में, जो भी 1 बीघा में लगाते हैं तो कम से कम आपको 30 किलो से 40 किलो बिया की जरूरत पड़ता है। तो 30-40 किलो का 5,000-6,000 बीज वो लोग ले लिए, और लेने के बाद जब आपका उत्पादन 6 कुंटल 7 कुंटल 8 कुंटल हुआ तो 8 किलो भी गेहूँ कोई खरीदने वाला नहीं था। ये सिर्फ औरंगाबाद की बात नहीं है, बल्कि हमारे पास कोई बिहार शरीफ से है तो कोई उत्तरी बिहार से फोन करता था, अगर कोई लेने वाले हो तो गेहूं के जो भाव है आपको 22 रुपये, अगर उस रेट भी कोई ले तो हम गेहूं देने के लिए तैयार। लास्ट में जिनके अपने खेत में जो गेहूं का उत्पादन किए थे वो भी उस गेहूं को ठीक है। तो उसका क्या हुआ कि जो गेहूं जो है 24 रुपए, जब अपने जानवर जैसे लोग खिला पिला के संपन्न जो भी हम ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी चीज का अनुपालन करें तो वो आपको एक नमूना की तरह होना चाहिए। आप काला गेहूं लगा रहे हैं, काला धान लगा रहे हैं, जो भी लगाएं, तो वो ये नहीं कि आप 10 बीघा खेती कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि हम 10-2 बीघा में लेकर नया चीज लगाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब आपके क्षेत्र में नाटे मंसूरी तो कोई भी धान जब शुरुआत में आता है तो कोई आपके गांव के पंचायत के प्रखंड के 1-2 किसान अग्रसर 1-2 बीघा खेतों पे लगाते हैं। फिर अगर वो अच्छा होता है फिर उसको हम लोग आगे की तरफ उसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो इसलिए काला जो गेहूं है, ये हमारा गेहूं का अनुसंधान केंद्र है करनाल में लुधियाना, वहां पे उसने अनुसंधान में पाया कि ये जो काला गेहूं है यह सफेद एकदम काला दूध के बराबर है, इसमें कोई भी अतिरिक्त तत्व इसमें नहीं पाया जाता है। तो वो बीज बेचने वाले जो कंपनी थे उन्होंने एक क्राइम की तरह इसका उपयोग किया और काला गेहूं में बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा उसको उसके बीज की तरफ से कमाया था। लेकिन जो किसान एक बार बुआई कर लिया उसने कान पकड़ा कि जीवन में शायद हम कोई काला गेहूं लगा पाए।
देखिए हमारी खेती ही हमारी नौकरी और हमारी पेशा होता है। अगर आप धान लगाते हैं, जो धान आपके यहाँ मांग होता है उसी को आप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि कोई लोग बासमती धान क्यों नहीं लगाते हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र में शायद ही कोई होंगे तो 2-4 कट्ठा में अपनी बासमती खाने के लिए लगाए। उसकी दो समस्या है, हम पहला हमारे कोई रबड़ मिल नहीं है जो कि लंबे वाले चावलों उसकी कुटाई हो पाए। आप उसको थ्रेसिंग में कुटवाते हैं, दोनों तरफ से नोक उसका टूट जाता है। अगर नोक टू नोक उसका टूट गया तो ये चावल का बिक्री आपका बाजार में देखें तो जल्दी नहीं हो पाता। तो इसलिए जो हमारे यहाँ ज्यादा प्राथमिकता है बाजार में, उसी को फील्ड में एकदम छोड़ देते हैं। वो चाहे चोर ले जाए या प्राकृतिक आपदा से मार खाए, सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो उस पर हमारे किशोर मेहता जी बोल रहे थे कि हम लोगों को लागत भी नहीं निकल पाया था, और अभी तक सरकारी योजना में ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रॉबेरी के लिए कुछ है। जैसे होता है कि भाई फसल खत्म हो जाने पर दिया जाता है, उस तरह से कुछ है नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी व्यवस्था हो कि स्ट्रॉबेरी के लिए भी कुछ विशेष योजना है। मैं सादर अनुरोध करूंगा आत्मा अध्यक्ष महोदय से कि आप आएं और अपने विचारों को रखें। किशोर मेहता जी। किसान भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ही बताया जा रहा है कि कृषि विभाग की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो हम आपको सॉइल कंजर्वेशन के योजनाओं के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा कृषि यांत्रिकरण योजना के बारे में बताएंगे। तो हमारे यहाँ सॉइल कंजर्वेशन में भूमि संरक्षण जिसको बोलते हैं, उसमें 3 प्रकार की योजनाएं चल रही है। पहला योजना है स्टेट प्लान, जिसको राज्य योजना बोलते हैं। इसमें अभी आवेदन भी हो रही है, एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। इसमें आप कुआं बना सकते हैं, जिसको इरिगेशन वेल बोलते हैं, कुआं बना सकते हैं। और तालाब 2 साइज का है, एक 100 बाई 150 और 8 फीट गहराई है, एक दूसरा है 100 फीट और 66 फीट और 10 फीट गहराई का है। तो अभी ये आपको स्टेट प्लान योजना के अनुसार से आप बनवा सकते हैं, जिसका आवेदन चल रहा है आप करवा सकते हैं। दूसरा है 7 निश्चय योजना, जिसमें पीसीडी पक्का चेक डैम बनाया जाता है। वो कि ऑलरेडी 6 लाख था, उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है, उसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें 18 पंचायत आते हैं और इसमें एनआरएम जिसे जो बोल रहे हैं कुछ भी बना सकते हैं, तालाब, कुआं, पक्का चेक डैम, जो भी कृषि विभाग की जो संरचनाएं होती है वो होती है। उसके साथ साथ ही डिपो पालन के लिए मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी जाती है, बकरी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार मधुमक्खी का भी दी जाती है, कभी कभी सीड का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और बहुत तरह की योजनाएं हैं जो कृषि जो भूमि संरक्षण से चल रही है। ये हमारा भूमि संरक्षण की योजना हो गई। दूसरा है कृषि यांत्रिकरण योजना। कृषि यांत्रिकरण योजना के अनुसार अभी बिहार सरकार जो स्टेट प्लान है राज्य योजना के अनुसार 108 यंत्र की है, जिसमें अभी आवेदन बंद है, 1-2 दिन पहले बंद हुई है। उसको फिर खुलेगी 1 महीना के बाद। उसमें आप 108 तरह का कृषि यांत्रिक यानी मशीनरी है, उसमें आप जिसका अनुदान 40% से लेकर 80% तक है। तो अपने अनुसार जो भी आपको लगे, आटा चक्की हो गया, दाल मिल हो गया, थ्रेसर हो गया, पैडी थ्रेसर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर नहीं है, और इस तरह के 108 यंत्र हैं। रिपर है, रिपर कंबाइंडर है, बहुत तरह के 108 तरह के यंत्र है। उसको आप आवेदन करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा योजना है एस-वाई योजना है। एस-वाई योजना के अंतर्गत क्या है कि जैसे कस्टम हायरिंग सुने हैं, यानी कि कस्टम हायरिंग मतलब कि आप 4-5 यंत्र आपको खरीदना पड़ेगा। एक ट्रैक्टर होगा, एक जुताई का, बुआई का, कटाई का, इस तरह 5 यंत्र खरीद के आप एक जगह रखिएगा। उसको आपको भाड़ा पे चलाना है, जिसको कृषि यंत्र बैंक बोलते हैं। उसको आप अपने यूज कीजिए और किसान जो आपके पंचायत के किसान है उसको एक मिनिमम रेट निर्धारित करके उसको अपने किसान को दीजिए। तो इस योजना के अंतर्गत वो है जिसकी आपको कम से कम 10 लाख का ये खरीदना पड़ेगा। उसमें 40% अनुदान है, अर्थात 40% अर्थात 4 लाख मैक्सिमम अनुदान है। दूसरा एक योजना है स्पेशल कस्टम हायरिंग योजना। इसमें क्या है कि 20 लाख की योजना है, वही कृषि यंत्र बैंक का, लेकिन इसमें 3 गो
आप लोग देखे हैं हम कि ब्लॉक से रबी, चना, मसूर, गेहूं लगातार ले जा रहे हैं और ले जाने के बाद आप उस बीज का ट्रीटमेंट नहीं करते। जब तक हम बीज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हम उसका अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। बिना ट्रीटमेंट के हम 10% से लेकर के 40% तक हम उसमें घाटा हम सहते हैं। तो पहले हमें है कि जो चना लिए हैं, मसूर लिए हैं, गेहूं लिए हैं, तो उसका हम ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट करने के लिए आपके बीच में ट्राइकोडर्मा दवा है। ट्राइकोडर्मा दवा का प्रति किलो बीज पर 2 ग्राम दवा को उसमें लेकर के और बीज को हम किसी घड़ा है या टब है, नाग है, उसमें लेकर के हल्का पानी का कुचेरा मार करके उसको पूरा मिला देंगे। मिलाने के बाद उसको जब उसे परत पर जम जाए तो उसको हम कहीं खुली हवा में, जहाँ धूप न हो, उस पर हम उसको सुखा दें। करीब 6-7 घंटा सूखने के बाद ही हम खेत में बीज का उपयोग करेंगे। और जब खेत में बीज का उपयोग करते हैं बीज ट्रीटमेंट टीकाकरण होने पर, तो हमारा उसमें लगभग 100% जो है बीज जन्मता है और उसमें पुष्ट पौधा निकलता है। और बाद में उसमें क्या है कि हमारे जमीन के अंदर मिट्टी जनित रोग है, फफूंद जनित बीमारियां हैं, और उस ट्रीटमेंट होने के बाद जो है से वह सारा बीमारियों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या ट्राइकोडर्मा नहीं मिल रहा है तो कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण है, उसको भी हम 2 ग्राम दवा को उस पर भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने ट्राइकोडर्मा को किया। और वह जैविक है, वह जैविक चीज है और उसको हमें कोई उसमें हानिकारक भी नहीं होता है। तो उसको हमें पहला नंबर की बीज का ट्रीटमेंट करना है। गेहूँ हो, चना हो, मसूर हो, सरसों हो, जो भी है, तेलहन हो, दलहन हो, उस सब में हम बिना ट्रीटमेंट किए नहीं करें। कारण कि हमारे खेतों के अंदर ही फफूंद जनित बीमारी है, मिट्टी जनित बीमारी है, कीट व्याधि है, सारा का सारा चीज खेत के अंदर ही रहते हैं। और साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि पहले के किसान जो थे, कीट व्याधि से सब ऊपर आ जाते थे। सूर्य की प्रकाश मई जून में बहुत तीव्र होता है और उस तीव्र प्रकाश से जो फफूंद जनित बीमारी थी, मिट्टी जनित बीमारी थी, वो प्रकाश जो को अपने आप में संश्लेषण कर लेता, सोख लेता है। और जो कीट व्याधि है, जब आप खेत को जोत के निकलते हैं तो उसमें हजारों चिड़िया, मैना है, तोता है, सूगा है, कौवा है, अनेक प्रकार की चिड़िया जो है खेत में आपको आ जाते हैं। और आने के बाद उस सारा कीट व्याधि को चुन जाते हैं, तो हमारा खेत से वह निरोग हो जाता है और उसको हमारा एक ट्रीटमेंट वही होता है। दूसरी बात है कि हम जब खेत में फसल बो रहे हैं तभी हम खाली रासायनिक खादों पर ही हम ज़्यादा आकर्षित है। रासायनिक खादों पर जो उसमें जैविक खाद है उसका हम लोग प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें प्रति हेक्टेयर कम से कम 20 से 25 क्विंटल सड़ा गला गोबर तो खेत में डालना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पहले किसान, पूर्व किसान सभी सड़ा गला गोबर उसमें डालते थे, तो उनका फसल भी बहुत बेहतरीन होता था। और दूसरी तरफ की उसमें रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल भी कम करते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक धान हो, गेहूँ हो, उसमें 4 किलो 5 किलो कट्टे पर जा रहे हैं। दिनों दिन हमारा वह जमीन जो है से मृत होते जा रहा है। फिर ऐसा स्थिति आएगा कि हम कितनों भी लागत लगाएंगे, खेत से हम फसल नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात है कि हम चना बो रहे हैं या गेहूं बो रहे हैं या मसूर बोते हैं तो उसमें बहुत सा खरपतवार आ जाता है, जैसे बथुआ आ जाता है, बन पालक आ जाता है, बन गाजर आ जाता है, बन प्याज आ जाता है, अक्टी है ना, ये सारी खरपतवार आ जाते हैं और हमारे फसल को उचित मात्रा में जो फैलाव होना चाहिए था वो फैलाव नहीं होता है। अरे कट्ठा 2 कट्ठा है तो उसमें हम खरपतवार को, बथुआ को, अक्टी को निकाल सकते हैं, लेकिन 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर खेत है, कितना हम उसको निकौनी कर सकते हैं।
तो उसके लिए उपचार है कि गेहूं या चना के बुआई के 3 दिन के अंदर हम पेंडामिथलिन दवा का प्रयोग करें, उसको पानी में मिला करके जो भूमि पर उसको स्प्रे करें। स्प्रे करेंगे तो उसका अंकुर जो होगा खरपतवार का वह जल जाएगा, वह खरपतवार नहीं हो पाएगा। तो हम लोग खेत बोने के 2 या 3 दिन के अंदर ऐसा करेंगे तो हमारा लागत भी ज़्यादा कम लगेगा और पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा जो है कि पैराक्वाट मौसम विभाग अनूप बाबू और प्रखंड के विभिन्न पदाधिकारीगण, विभिन्न पंचायत से आए हुए कृषक बंधु, आप लोग को हार्दिक अभिनंदन है। इस रबी महा अभियान में अभी के दौर में ऐसा समय इसका लिया गया है कि इधर पैक्स का इलेक्शन है, चुनाव है, जिसके कारण पदाधिकारीगण भी और इसके साथ किसान भी वहाँ उलझे हुए हैं, जिसके चलते अनुपस्थितियाँ ज़्यादा है, उपस्थितियाँ। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए किसान के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में मरता है। इस बात को मैंने बहुत नजदीक से ही देखा है। भले ही कोई किसान कह दे नहीं अच्छा है, 1 आध घंटा में आ रहे हैं, ब्लॉक पे कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा 1 घंटा में खत्म होगा। किसान ही इसका दर्द को जानते होंगे, जो किसान वास्तविक में किसान होंगे। कभी भी कर्ज से उबार नहीं पाते हैं। अच्छा, आ रहे हैं अपने बाल बच्चे को पोसने पालने, पढ़ाई लिखाई अच्छे पढ़ाई हम आ रहे हैं 1 घंटा में आपसे बात करना। किसान विकास कैसे कर सकता है? ठीक, जो पूरे जीव को जिंदा किया हुआ है उसकी स्थितियाँ है। लेकिन अब इसी में कुछ लिंक से हटकर काम करने वाले किसान हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और किसान में बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी उठाने पड़ता है, और यह कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सफलता मिल जाए। हाँ, लेकिन किसान जब किसानी करना है तो एक बार गिरे तो इसका मतलब नहीं कि छोड़ दे, उस पर लगे रहता है किसान। किसानी ऐसा है जिसमें घाटा होने के बाद भी उस खेत में लगता है। और एक कारखाना में जो पैदा होता है 1967 से आप ले लीजिए इसको, तो कारखाना का जो सामान है वो 10 गुना बढ़ रहा है उसका कीमत, तो किसान का 5 गुना बढ़ रहा है। कारखाना में पैदा करने वाले दिल्ली जा रहे हैं तो आप बनारस रह जा रहे हैं। मैं ऐसा अनुभव किया है, जो सामान 2 केजी गेहूँ बेच के लिया जाता था, आज हमको 10 केजी बेच के लेने पड़ रहा है। तो यह बात सरकार भी नहीं समझ रही, पर सरकार को भी सोचनी चाहिए इस बात पर कि आखिर किसान गरीब क्यों है और इसका कारण क्या है, वो कारण का निवारण क्या है। पिछले वक्त की बात कर रहे हैं, एक हमारे अपने गांव की बात। हमने पहले 1 हेक्टेयर में 50,000 रुपये अनुदान मिलता था, सच्चाई बात थी। डायरेक्टर साहब से हमसे बात हुई, हमने कहा कि सर यह जो है ऊंट के मुंह में जीरे की बराबर है। 1 एकड़ में जब 6 लाख रुपया लगता है तो 1 हेक्टेयर में 50,000 रुपये अनुदान मिलता है। तो इस वक्त बढ़ाया गया 3,36,000 रुपया इस वक्त किया गया था। लेकिन हुआ क्या, पैसा नहीं मिलेगा किसान को। क्या मिलेगा? प्लांट मिलेगा, ठीक बात। लेकिन वह प्लांट जो किसान लिया है वह अगले वर्ष नहीं लेगा। मात्र उसको 20 से 25% बचा है, वो भी नहीं बचा है, क्योंकि वह प्लांट जो था
पोली हाउस एसी से निकल के आया और यहाँ ओपन में लगा, अक्टूबर में लगा जिस समय टेम्परेचर हाई था, तो उस सब स्थिति में वो पौधा जल गया। आप किसान को मालूम है कि हमको कैसा पौधा लेना चाहिए। अब देने वाला को क्या है, दे दिया, लेकिन किसान को मालूम है हम कि पुणे में जाकर बिजली मिल रहे हैं, कैसा पौधा चाहिए हमको, किस पौधा चाहिए, किस पौधा हमको लगाना चाहिए, किसान को मालूम है। तो इस सारी चीजों पर देखना पड़ता है और किसान की उपस्थितियां भी कम है। सारे पदाधिकारी कुछ न कुछ अपने लगे हुए हैं चुनाव में, और यही चंद बातों के साथ मैं अपना विचार को विराम देता हूँ। जय किसान जय जवान। अभिनंदन करेंगे। माफी चाहूंगा सर। मनिंदर कहाँ